Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with 11th Commerce Economics. Today we are going to start our first chapter which is Basic Concepts in Economics. हम हमारा फर्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस. जो साइंस है वो सिस्टमैटिक स्टडी है. किसी भी चीज़ का अगर आप सिस्टमैटिकली स्टडी करते हो तो वो साइंस होता है. उसके दो टाइप्स है. पहला है नेचुरल साइंस. Natural science is one of those laws which are universally accepted and their validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Example, mathematics, physics and chemistry. Example, mathematics, physics and chemistry. नेचुरल साइंस वो साइंस है जिसके लॉ हर कोई एक्सेप्ट करता है और उसको आप टेस्ट कर सकते हो, इसलिए उसको नेचुरल साइंस बोलते हैं. और उसके एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी भी रूल को टेस्ट कर सकते हैं सॉल्व करके, इसलिए वो नेचुरल साइंस में आता है. सेकेंड है हमारा सोशल साइंसेस. सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस because it is related to the study of some or the other aspects of human behavior. Human behavior को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको सोशल साइंस बोलते हैं. इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी ऑफ सोशल साइंस है, क्योंकि हम ह्यूमन के बिहेवियर को टेस्ट करते हैं कि कब अगर महंगाई जैसे बढ़ती है तो हम हमारी चीज़ें खरीदना कम कर देते हैं, और जैसे महंगाई कम होती है यानी किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं. इसको बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर. अभी हम स्टडी करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. जैसे मैंने आपको बताया था, सोशल साइंस यानी हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोलते हैं. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये हमने ग्रीक से लिया है. ये ग्रीक वर्ड है. ग्रीक में इसका नाम ओइकोनोमिया है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, जिसमें आप किसी हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं. जैसे घर को अगर आपको चलाना है तो उसमें आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे किराना, राशन, पैसे, हर किसी चीज़ का. इसलिए हर किसी चीज़ का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं. इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बाय पॉल सैमुएल्सन. यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक और डेफिनेशन दिया है जो दिया है पॉल सैमुएल्सन ने, और उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स ये क्वीन है सोशल साइंस का. यानी ह्यूमन बिहेवियर को अगर स्टडी आपको करना है तो आपको इकोनॉमिक्स का स्टडी करना चाहिए. इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. हमारे पास अगर लिमिटेड मनी है तो भी हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर कर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को और वांट्स को फुलफिल करते हैं. इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं. अब इकोनॉमिक्स के कुछ और डेफिनेशंस देखने हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स ने हमें बताए हैं. कौटिल्या's व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स. कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्ता. ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थ का मीनिंग होता है वेल्थ यानी पैसे, एंड शास्त्र का मीनिंग होता है साइंस. अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. यहाँ पर हम वेल्थ को मैनेज करते हैं. अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस. अर्थशास्त्र एक ट्रीटाइज है. ट्रीटाइज यानी फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं. कौटिल्य के कुछ की पॉइंट्स है ऑन कौटिल्या's व्यूज. फर्स्ट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. स्टेट और गवर्नमेंट का रोल हमको पता चलता है. नेक्स्ट इज फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. क्रिएशन ऑफ वेल्थ यानी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एंश्योर करता है हमारा इकोनॉमिक्स. नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस.
Compilation of political ideas into Arthashastra. Next we have to study is definition of economics by Adam Smith. Adam Smith is also known as a classical economist and regarded as the father of economics, who has given the wealth oriented definition of economics. एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और उन्होंने हमें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है कि वेल्थ को कैसे यूज करते हैं. उनका सबसे फेमस राइटिंग है 1776 का, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. एडम स्मिथ ने हमें बताया है कुछ 4 की पॉइंट्स. सबसे पहला है लेजर्स फेयर, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन ना होना. फिर कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सपेक्ट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी, यानी ग्रोथ कैसे होगा ये भी उन्होंने हमें बताया है. एडम स्मिथ का जो भी स्टडी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से. नेक्स्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, वो वेलफेयर ओरिएंटेड है. Neoclassical economics Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principle of Economics. उन्होंने एक बुक लिखी है जो सबसे इम्पोर्टेंट था, Principle of Economics, जो उन्होंने पब्लिश किया in the year 1890. His definition states economic is a study of mankind in the ordinary business of life. मैनकाइंड का स्टडी है जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. उनके स्टडी के की पॉइंट्स है स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, जो ऑर्डिनरी मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसका स्टडी है. इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर साइंस, जो भी हमारा बिहेवियर है, हम डे टू डे लाइफ में जैसे ह्यूमन चलता है उसके ऊपर इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है. स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी मटेरियल वेलफेयर का स्टडी यहाँ होता है. इकोनॉमिक्स इट्स नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ का स्टडी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इन 1933 सर रगनार फ्रिंच coined the terms microeconomics and macroeconomics. सर रगनार फ्रिंच जो ओस्लो यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने इन द ईयर 1933 में हमें इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स बताए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये सब ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं. These terms are derived from the Greek words mikros and macros. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए वर्ड यूज होता है मिक्रोस, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए वर्ड्स यूज होता है मैक्रोस. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल, माइक्रो इज द स्टडी ऑफ स्मॉल. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउसहोल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, किसी भी एक छोटी चीज, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक इंसान के बारे में स्टडी करना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज. ये याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो मतलब लार्ज होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिक्रोज आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रोज आता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या टोटल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स यानी टोटल, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. जैसे पूरा एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, नेशनल इनकम, कितना हमारा टोटल नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट, हमारा इन्वेस्टमेंट रेट, हमारी सेविंग्स, सबकी सेविंग्स, पूरे इंडिया के, पूरे महाराष्ट्र की सेविंग्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसलिए उसको बोलते हैं लार्ज इकोनॉमिक्स, जब हम पूरा टोटल एग्रीगेट स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज. याद रखना, एग्रीगेट का मतलब टोटल है,
अभी हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है स्मॉल। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वांट। वांट इन फ्यू वर्ड्स इट इज इन कॉमन लैंग्वेज व्हाट वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। हम वांट को नीड भी बोल सकते हैं। वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, द फीलिंग टू सेटिस्फाई हिज वांट। जब हमारे अंदर कोई फीलिंग आती कि हमारी कोई नीड है, हमारी कोई वांट है जिसको हमको फुलफिल करना है, तो उसको वांट बोलते हैं। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। दो रीजंस की वजह से हमारी जो वांट्स है, हमारी नीड्स है, वो बढ़ गई है। डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जैसे अभी मोबाइल्स है 3G 4G 5G 6G, जैसे जैसे मोबाइल के टाइप्स आते हैं वैसे वैसे हमारा डिज़ायर, हमारी नीड बढ़ती जाती है। सेकेंड चीज़ जो है जिसकी वजह से हमारा वांट ग्रो कर रहा है, विच इज़ राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ गया है इसलिए हमारे जो नीड्स है, हमारे वांट्स है, वो भी बढ़ गए हैं। अब वांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं। आप उसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, और हमें बार बार कोई भी किसी भी चीज़ की वांट होती है। अगर हमें एक चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, उसी समय हमें किसी और चीज़ का वांट अराइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स को कोई भी लिमिट नहीं है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। सेवरल ह्यूमन वांट्स ऑकर अगेन एंड अगेन वाइल सम माइट बी ओकेजनल। कोई कोई वांट ओकेजनल होता है और कभी कभी बहुत सारे वांट्स हमें बार बार होते हैं। जैसे एक बार आज हमने कुछ खाया, वही हमें कल खाने का मन होता है, तो उससे हम बोलेंगे वांट्स आर रिकरिंग। थर्ड इज वांट डिफर्स विद द एज। एज के हिसाब से हमारा जो वांट है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज वांट डिफर विद जेंडर। मेन के अलग नीड्स होते हैं, अलग वांट्स होते हैं। वुमेन वांट्स आर डिफरेंट, वुमेन्स गुड्स आर ऑल्सो डिफरेंट। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। हमारा प्रेफरेंस, हमारी हैबिट्स, हमारी टेस्ट, उसकी वजह से भी हमारा जो वांट्स है वो चेंज होते रहते हैं। वांट्स डिफर विद सीजन। हमारा जो नीड है, हमारा वांट है, वो सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे ठंडी में हमें स्वेटर चाहिए और बारिश के टाइम पे हमारा अम्ब्रेला का वांट नीड अराइज होता है, तो इसको बोलेंगे कि वांट्स डिफर विद द सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। There are two types of wants known as economic and non-economic. Economic wants are those where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them. Example, food and medicines. If I want to purchase food or medicine for me, I have to pay some price for it. It is known as economic want. Non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment for them, which are example air and sunshine. Non-economic want is a want which can be satisfied without paying some money. Therefore, it is called as non-economic want, and its example is air and sunshine. Next is individual want and collective want. Personal or individual wants refer to those wants which are satisfied at the individual level. Example, a doctor using a stethoscope एंड जज वेयरिंग अ कोट। पर्सनल या इंडिविजुअल वांट्स वो होते हैं जो हम खुद सेटिस्फाई कर लेते हैं। जैसे एक जज को कोट की ज़रूरत होती है तो वो कोट परचेस कर लेगा, तो उसका इंडिविजुअल वांट सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव वांट्स। कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। नेक्स्ट टर्म इज वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, that is value in use and value in exchange. Value in use and value in exchange. Value in use, it refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of a commodity. Example, no one has to pay for the sunshine, but its immense worth for life can never be doubted. In economic language, sunshine has a high value in use. It is an example of free good.
फ्री गुड यानी सनशाइन हमें फ्रीली मिलता है, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। उसका यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वैल्यू इन यूज़ है। आपको पता है सन से, सनशाइन से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ है। नेक्स्ट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। It refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity. When this value is expressed in terms of money, it is price of a commodity. Value in exchange यानी जब हम उसको exchange कराते हैं तो उसका value हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए it has a value in exchange. A good which can be commanded, a price is termed as an economic good. Example TV, car. उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगता है, बट हम जब भी किसी कार को या टीवी को सेल करेंगे तो हमें उसका एक्सचेंज वैल्यू मिलता है। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। एग्जाम्पल वाटर। वाटर का यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए उसका वैल्यू इन यूज बहुत हाई है। वेरएस some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, पर उसका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो बहुत रेयर है। उसका एग्जाम्पल हमें दिया है डायमंड। डायमंड हम कभी कभी पहनते हैं, उसको कभी कभी यूज़ करते हैं, इसलिए उसका वैल्यू इन यूज़ कम है। पर अगर हम डायमंड को सेल करते हैं तो उसका एक्सचेंज वैल्यू हमें ज़्यादा ही मिलता है, या उतना तो मिल ही जाता है जितने में हमने उसको परचेज किया है, इसलिए उसे हम हाई वैल्यू इन एक्सचेंज बोलेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। प्रोडक्शन है क्रिएशन, किसी भी चीज़ का क्रिएशन करना मतलब प्रोडक्शन करना। ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द थिंग दैट इज वी कैन यूज, विच इज यूजफुल फॉर अस, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी लैंड। लैंड इज अ वाइड टर्म, बहुत बड़ा टर्म है। It is a natural factor of production. It is available freely to us. That is why it is natural factor of production. Any natural resource that is available on, above and below the surface of the earth is called land in economics. Land में हर एक चीज़ आती है जो land के अंदर भी पाई जाती है और ऊपर भी पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है minerals which are found below the surface of earth. Soil, water on the surface of the earth, air, sunshine, wind are above the surface of the earth. Land earns rent in productive activity. Land के लिए हमें rent पे करना पड़ता है जो उसका income source है। Second is labor. Labor is a human factor of production. Any physical or mental effort undergone during the process of production to earn the reward of wages is called labor. Example, carpenter, accountant and engineer. Labor एक human factor है। एक human being जब किसी भी जगह पर प्रोडक्शन के लिए काम करता है तो उसको लेबर बोलते हैं। लेबर यानी किसी भी तरीके से काम करना। अगर आप वहाँ पर बैठकर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेंटल एफर्ट दे रहे हैं, तो उसको भी लेबर बोलेंगे। लेबर में हमें डे टू डे वेजेस मिलते हैं। लेबर के एग्जाम्पल्स है कारपेंटर, अकाउंटेंट एंड एन इंजीनियर। मेंटल एक्टिविटी भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी लेबर में ही आता है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. इट इज अ मैन-मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which earns the award in the form of interest. Example, machinery, technology, factory building. कैपिटल को हम हमारा इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं जो हम करते हैं मशीनरी, टेक्नोलॉजी या किसी भी फैक्ट्री बिल्डिंग में, जिसको सेल करने के बाद डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर हमें उसका वैल्यू मिल जाता है।
फोर्थ इज एंटरप्रेनर. एंटरप्रेनर इज द ऑर्गेनाइजेशन और रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. जो कैप्टन है इंडस्ट्री का, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज है और वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है. दैट इज एन एंटरप्रेनर. Thank you students for watching the video. If you liked the video, please do like, share and subscribe.